अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी कोलकाता डॉक्टर न्यूज के बारे में। और आज इन्होंने की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। और इस क्लाइनिक बाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सिर नीचा कर दिया। फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर यह खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया है वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोलती है। जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। मगर सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है। पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी। तभी एक वॉलेंटियर पुलिस का, जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलेंटियर शराब पीकर न सिर्फ उस सेमिनार में घुसता है, उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ तो रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा। एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई और अस्पताल वालों को यह तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे। आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या है। जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत कर रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, हिंसक पॉर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को वो छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बिठा रखा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं। फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था? यहां तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। यहां पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोग तुम पर गुस्सा हो जाएं तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं है और अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसे खाता था। ये स्टूडेंट्स को शराब पिलाता था, उसने माफिया राज फैला रखा था, अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ।
हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी अगर वो भी करप्ट था जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए, मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले यह देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्रियों को 5 दिन लग गए ये समझने में कि इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स की अब तक इस पर जबान नहीं खुल रही है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए। यूपी के किस शहर की किस गली के किस मोहल्ले में किसके साथ क्या हुआ है इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहां तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सधती है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है, तो इन लोगों का यूट्यूब ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेडी से ज्यादा बड़ा हो चुका है। नहीं, बताइए आप ही कमेंट करके। भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है, मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर है। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहां ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता, साफ टॉयलेट नहीं मिलता, खाने का बुरा हाल है, देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग। वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हजारों की आबादी को सिक्योरिटी देनी। मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में, बताइए। यही रीजन है कि इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं टिकते। या तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपए लगाता है, वही सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का यह फर्ज है कि वो डॉक्टर्स के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये बात अस्पतालों से भी आगे देश के हर ऑफिस की है। वहां औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा के एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। कितनी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हजार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती हैं। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर जो उनको टॉर्चर करते हैं, वो भी जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है या जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों में गुस्सा था, वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस के काम करने का तरीका बदला, और न ही अदालतों के रवैये में कोई चेंज आया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें 8% यानी 36 लाख से ज्यादा केस महिलाओं की तरफ से किए गए हैं। इनमें 45% मामलों में या तो वकील पेश ही नहीं होते या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा 7% केसेस में ऊपरी अदालतों का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के साथ होने वाले क्राइम में थोड़ी संवेदनशील बने। इसी साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों को 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत की ड्यूटी है कि वो ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ रेप के मामले में अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने
औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामलों को लेकर तेजी लाने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मामलों में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, इंपॉर्टेंट गवाहों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाती, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए, जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों जहां वो न वर्क प्लेस पर सेफ फील करें, न सिस्टम उनका साथ दे और न अदालतें तेजी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाएं? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब है? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, वो वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बुली की जाती है। ऐसे में उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। आपको लग रहा होगा कि नहीं रौनक भाई, आप जितना बोल रहे हो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन हेलो, हालात कैसे हैं इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत, आपकी मां और आपकी बहन ही दे सकती है इसका जवाब। 10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज तो जैसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर यह देखकर ज्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है, हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने का शौक है, वो लोग कोलकाता के मामले पर ऐसे चुप होकर बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया हो। बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले पर कुछ बोले तो कहीं उनका मालिक उन्हें बिस्कुट डालना बंद न कर दे, उनके जिहादी समर्थक अपने फेवरेट सीएम के राज्य की आलोचना सुनकर उन्हें अनसब्सक्राइब न कर दे। इन सारे यूट्यूबर्स के लिए अपने जाहिल समर्थकों और जाहिल सब्सक्राइबर्स को साथ रखना, उन्हें खुश करना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बजाय एक रेप विक्टिम की आवाज उठाने की। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों की सोच पर। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में हुआ यह अफसोसजनक हादसा पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने, वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर और अवेयरनेस आए, ऑफिसों में स्टाफ रखने से पहले उन लोगों का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो। कोलकाता का यह मामला चूंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामलों में यूट्यूब एल्गोरिदम भी ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने नहीं देता। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में कई बातें आपको सच्ची लगी हो, उनमें ईमानदारी लगी हो और अगर आपको लगे कि ये कंसर्न और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, घर की हर एक महिला तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस मामले पर हो रही सियासत पर अगर आपकी कोई राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल जी, एक बात से जो है मैं आज रौनक भाई से सहमत हूँ, क्योंकि कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने यही कहा था कि सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये ना देखा करें कि कौन से स्टेट की है, कौन से मुल्क से है, कौन से मज़हब से है, जिस पे जुल्म हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाएं यार, और सबको मिल के उठाना चाहिए। और एक लड़की के लिए तो ज़ाहिर है उसका रेप हुआ है और आज डिटेल जो है वो देखी है। कल तो वैसे खबर थी, तो आज जो है वो डिटेल देखी है कि उसकी आंखें फोड़ी हुई थी, हड्डियां तोड़ी हुई थी यार। और रेप कोई एक बंदे ने नहीं, 6-7 बंदों ने, मतलब कि मल्टीपल जो है ना वो लोग थे। अब वो कितने थे ये नहीं पता, क्योंकि सीसीटीवी कोई नहीं है उधर। उधर जो है वो कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, और तो जो सिक्योरिटी पे रखा हुआ है वही जो है वो दरिंदा बना हुआ है। तो इसके खिलाफ मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। जो इन्होंने बात की कि यूट्यूबर जो है, बहुत कम मैंने न्यूज़ देखी है ये तो आरजे रौनक भाई ने जो है वो की है, परसों जो है स्टडी IQ IAS वालों ने की थी, प्रशांत सर ने, तो वो एक कवर की थी उसमें नाम अपना क्या नाम है, मोदी जी ने जो है वो इस चीज़ का नाम लिया था। तो लेकिन यूट्यूबर फिर भी जो है वो बहुत ही कम जो है वो इस पे वीडियो बना रहे हैं। मुझे पता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि ऐसी वीडियो को जो है प्रमोट नहीं करता यूट्यूब, और दबा देता है और व्यू नहीं पड़ते। लेकिन बात सिर्फ व्यू की नहीं होती, कभी-कभी जो है इंसानियत के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो हर वक़्त व्यू की लालच में नहीं पड़े रहना चाहिए। आज रौनक भाई की वीडियो मैंने देखी है, इतने व्यू नहीं पड़े। तो ये चीज़ तो ज़ाहिर है कि व्यू नहीं पड़ते, और लोग जो है फिर वो जिस पे व्यू नहीं पड़ते उसको समझते हैं फ़ज़ूल वीडियो। फ़ज़ूल वीडियो नहीं है ये, इंसानियत पे वीडियो। ये एक लेडी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस पे वीडियो है। तो इस ऐसी वीडियो जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। चले थोड़ी-थोड़ी सही व्यू, लेकिन सबको पता तो चलेगा ना, सब उठेंगे, आवाज़ उठाएँगे। अभी सिर्फ डॉक्टर निकले हुए हैं। यार मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टरों को नहीं निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए।
और उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। वो भी सबूत में डाले किसी ने भी नहीं, डॉक्टर जो हैं वो तो सही निकले हैं, जो सही बाद निकले में हैं, जो उसमें एक गुंडे वो निकले है, हैं ना, जो उसमें बंदे आए मिक्स है हैं, ना, मिक्स नहीं है, वो बाद में आए हैं, उन्होंने जाके तोड़-फोड़ शुरू कर दी है। अवाम का सहारा लिया ना, जहाँ तो पे बीच इंटर में से होता निकल ना, के वही ना, वही कह रहा हूँ ना कि वो निकले हैं, लेकिन जो डॉक्टर थे वो तो पुरअमन एहतजाज वहाँ पे बाहर बैठ के कर रहे थे। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर की नहीं, ये पूरी अवाम की जो है वो समझ लें कि एक ड्यूटी है कि हाँ, उनको जो है वो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहिए और इस हाँ, जैसे दरिंदों को जो है वो लटकाना चाहिए। और इसमें पता नहीं कितने शामिल हैं यार, ऊपर तक बिल्कुल। इसको बचा और रहे हैं। ऊपर से जो मैं है वो बंगाल जी, से हैं, वो बंगाल में जो है वो इसलिए नहीं आवाज़ उठाई जा रही क्योंकि वहाँ मोदी जी की जो है वो सरकार नहीं है जी इस टाइम, और अगर ऐसा कोई मुद्दा उठाएँगे तो वो ज़ाहिर है उनको नुकसान ना हो जाए। और यूपी में जो है वो जो भी केस चलता है, हालाँकि यूपी में मैं कहता हूँ कि इंसाफ तो मिलता है ना लोग लड़कियों को या लोगों को, हुँ, वहाँ पे तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा है यार। और बात करें तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी जो है वो एक महिला के साथ जो है वो इस तरह की जो है वो नौकरी मिलने की, वो आपने वीडियो देखी होगी। नौकरी मिली और उसने पहले ही करना शुरू कर दिया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हैरेसमेंट एक किस्म की हो गई उसकी। तो उस पे भी जो है वो काफ़ी सारी हमने जो है वो वीडियो बनाई और उसको भी बुरा-भला कहा, जो बंदे वो कर रहे थे, जो कंपनी कर रही थी। और लेकिन इंडिया के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान है ही ऐसा, पाकिस्तान वैसा। यार ऐसा ना किया करें कि वो मज़हब ऐसा है, वो मुल्क ऐसा है, वो ये ऐसा है। ये देखा करें ज़्यादती हुई है। किसी एक के साथ ज़्यादती हुई है, उसका साथ दें यार। जिसने ज़्यादती की है उसके खिलाफ खड़े हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हैं। हुँ, ये चीज़ें छोड़ दें। वही बात जो है वो अपना आरजे रौनक भाई भी कह रहे थे कि पहले देखेंगे किस स्टेट की है, कास्ट कौन-सी है, रिलीजन कौन-सा है, फिर बात करेंगे जी, वरना नहीं करेंगे। वो यार दोगलापन ये होता है। वही ना, ये दोगलापन ख़त्म करें और इंसाफ दिलाएँ उसको। और बाकी रही बात जो पाकिस्तान में हुआ, उसका भी जो है वो पाकिस्तान में ऐसे कई केस होते हैं, मैंने उस वक़्त बात की थी कि यहाँ पे जो है वो हैरेसमेंट के केस होते रहते हैं ऑफ़िस में। और आज रौनक भाई ने आज ये भी बताया कि इंडिया में, पहले पता था इंडिया में भी होता है, लेकिन मुझे ये था कि शायद हो सकता है कानून बेहतर हो गया हो, इंडिया में बेहतर हो गया हो। लेकिन वही बात आरजे रौनक भाई ने भी, कानून भी वैसे ही, बदलाव नहीं होता, सिर्फ़ बिल पास होता है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता उसपे। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और साथ दें यार। हाँ, और जितने भी यूट्यूबर हैं उनको रियलिटी के ऊपर बोलना चाहिए, सच के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह का जो ज़ुल्म और ज़्यादती है, वो इसलिए भी आवाज़ उठाना चाहिए कि जो जो भी घरों से निकलती बेटियाँ हैं, वो किसी जॉब के लिए निकलती हैं या किसी काम के लिए निकलती हैं, तो वो हमारी ही बेटियाँ हैं क्योंकि उस जगह पर हमारी बेटियाँ भी हो सकती हैं, हमारी बहनें हो सकती हैं, हमारी माएँ हो सकती हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ये ना रखिए कि आज किसी और के साथ हुआ है, वो किसी और की बेटी थी, तो उसके लिए आवाज़ उठाएँ या ना उठाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए और जिन लोगों ने एहतजाज किया है, बहुत बढ़िया काम उन लोगों ने किया है और जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका भी ये फ़ील्ड है, ज़ाहिरी बात है, वो भी अपने आप को अनसिक्योर इस हादसे के बाद फ़ील करते हैं। तो उन्होंने जो एहतजाज किया है, वो भी बहुत अच्छा किया है और इसमें पुलिस का जो रोल है ना, वो पूरी तरह से अदा नहीं हुआ क्योंकि कहते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर पुलिस ठीक हो जाए ना, तो 75% जो क्राइम की रेशो है वो कम हो जाती है। अगर पुलिस किसी कंट्री की ठीक नहीं है, तो समझ लें कि क्राइम की जो रेशो है वो बढ़ जाती है क्योंकि हर क्राइम के पीछे तकरीबन पुलिस का हाथ होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। पाकिस्तान के भी यही हालात है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक सिक्योरिटी का जो ख़्याल रखने वाला बंदा है, अगर एक सिक्योर करने वाला, निज़ाम सिक्योर करने वाला खुद क्राइमर है और ये भी बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि उसकी क्राइम लिस्ट है। वो क्राइमर हिस्ट्री क्राइमर है और उसका पता है पुलिस को लेकिन फिर भी उसकी ड्यूटी एक ऐसी जगह पर नाफ़ज़ करना, ये भी बहुत वो गलत पुलिस बात है। में क्या कर रहा इसमें है? हाँ, तो सवाल तो इसमें ये है। तो बिल्कुल, पुलिस इसमें पुलिस का डिपार्टमेंट में रोल नहीं है, वो सिर्फ़ वॉलंटियर है। हाँ, तो इसमें पुलिस जो है ना वो भी सवाल दोषी किसे है होना चाहिए? और उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब हैं, अगर उनकी इस तरह से हिस्ट्री है, वो इतने सालों से ये क्राइम कर रहे हैं, तो अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बड़े-बड़े और पंजों को अगर कोई भी ये नहीं हाथ पुलिस हिलाता। वाला हाँ, अगर ये पुलिस वाला है, अभी इसको अरेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको भी अरेस्ट करना चाहिए और पुलिस वाला जो है इसको भी अरेस्ट करना चाहिए और जितना भी स्टाफ वहां पर इस लड़की के साथ ज्यादती करने में मुलवस था, इन सबको अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट करने के बाद जिस तरह ये न्यूज़ दिखाई गई है कि इस लड़की के साथ ज्यादती हुई, इस लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद
पूरे जिस्म को टॉर्चर किया गया। इसी तरह जो सजा इनको मिले वो सरेआम पूरी आवाम को पता चलनी चाहिए, ताकि इस तरह के जितने भी क्राइमर हैं वो नेक्स्ट टाइम ये क्राइम करने से सोचें कि इस देश में कोई मुल्क कानून है, इस देश में कोई सजा है। अगर कोई क्राइम करेंगे तो उसकी ये सजा भी मिलने वाली है। अदालतें जो है उनको अपना रोल जो है वो अदा करने की जरूरत है। कुछ निज़ाम जो उनका है उनको बेहतर करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में कानून औरतों के लिए बना है, लेकिन कई सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पे आज भी उस कानून के ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो अमल करवाने के लिए जो सबसे पहला रोल बनता है वो अवाम का बनता है। अगर अवाम स्टेप ले, अवाम डिसीजन ले, तो ये जितने भी कानून बने हुए हैं इनके ऊपर जरूर अमल हो सकता है। और यही सोचिए कि जो भी बेटी, जो भी बहन घर से निकलती है, वो अपनी ज़रूरत के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर निकलती है, तो ऐसी बेटियों की हौसला अफजाई कीजिए और इनके साथ खड़ा हो जाएं और इनकी आवाज़ बनिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी दरिंदे को कुछ इस तरह का मौका ना मिले ये काम करने का। दो तीन पॉइंट है इसमें रेज करने को, लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिस तरह की मैंने वो तहरीर पढ़ी है, आज ये दोनों भाई को मेंशन ज़रूर करना चाहिए था। और इट डजंट मीन यार पाकिस्तानी हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हम भी उस आवाज़ में शामिल हैं, ठीक है ना। ये केसेस यहाँ पे भी होते हैं, ये वहाँ का दो दौरा नहीं है कि इंडिया में भी हो रहे हैं, तो मतलब इंडिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हो रहे। पाकिस्तान में उससे डबल रेशो होगी, ठीक है। बहुत सारे केसेस रेयर हैं जो सामने आ जाते हैं, बहुत सारे सामने नहीं आते, और जो पसे पर्दा रहते हैं उनकी अगर काउंटिंग की जाए तो डबल ट्रिपल होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आरजे रोनक भाई को बताना चाहिए था। रिपोर्ट में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि 6 से 7 लड़के थे, वो 6 से 7 जो पुरुष थे उन्होंने ज्यादती की, और इतनी ब्रूटल थी कि वो मेंशन किए गए हैं पॉइंट। गर्दन की हड्डी और बाजू की हड्डी, उसके बाद रिब जो है, रिब बोन जो है वो तोड़ी गई हैं, ठीक है। और ये एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदा होता तो वो ब्रूटल सेक्स जो है वो अगर करना था उसने तो एक दो जगह से वो जख्मी होती या कुछ ऐसा होता, आंखें फोड़ दी गई, ठीक है। वो इस तरह की, और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी नॉन स्टॉप। ये चीज़ें मेंशन की गई हैं उस मेडिकल रिपोर्ट में, ठीक है। और ये चीज़ें बतानी चाहिए क्योंकि अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए। ये केसेस, मैं इनकी एक वेब सीरीज देख रहा था तो उसमें मेंशन था कि रियल स्टोरी बेस्ड, तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि यार कैसे हुआ और किस तरह हुआ। और उसमें भी यही दिखाया गया कि जो पुलिस वाले थे ऊपर बैठे हुए और ऊपर वाले रुतबे पे थे, मतलब ऊपर पोजीशन पे थे, उन्होंने जनाब सारी बगैरती की, ऊपर से पैसा लिया, लेकर नकली गवाह बनाए, सारा सिस्टम। लेकिन नीचे वाला जो उनसे नीचे थे वो काम कर रहे थे अपना, और उन्होंने प्रॉपर काम किया, और अवाम ने थोड़ा प्रेशर डाला तो ऑटोमेटिकली चीज़ ये क्लियर आउट होगी। लेकिन यहाँ पे अवाम ने वो अपना सबूत मिटाने वाला काम जो है वो किया उन्होंने, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टी, जो रेपस पार्टी थी, उन्होंने उनमें बंदे इंक्लूड किए ताकि वो जो है सबूत, जो एक भी सबूत मिल जाए ना, एक फिंगरप्रिंट तो गया, मतलब वो पूरे का पूरा गैंग गया, वो हत्या चढ़ जाएगा। और उनके पीछे जो कार्य करे काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी बंदे उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उनके साथ गए। तो ये मामला छोटा नहीं, ये मामला बहुत बड़ा है और इसके पीछे हाथ बहुत लंबे हैं, और ये कहीं ना कहीं जाके सियासी लोगों से मिलेंगे, ठीक है। वो पता चलेगा किसी का दूर का भांजा है, भतीजा है, या कुछ ऐसा रिश्ता, कहीं ना कहीं कनेक्ट निकलेगा। ऐसे ही सपोर्ट नहीं हो रही, वरना तो ज़रा सी बात हो तो भाई हुकूमत जो है उसके ऊपर एकदम से एक्शन लेती है। सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये मामला एक बेटी का है, ठीक है। इस पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। आप कहते हैं ना मैं अक्सर कि यार अपने हक के लिए हम बाहर नहीं निकलते, ठीक है, हमें वो चीज़ मौजूद नहीं रही। वो लोग सर भी कहते हैं अक्सर हमें कि तुम लोग बगैरत हो गए हो, तुम लोग बाहर नहीं निकलते अपने हक के लिए, ये और वो। तो आज मैं कहूँगा कि आप लोग क्यों नहीं निकल रहे सड़कों पे, आप लोग निकलो। क्या कर रहे हो, ये कानून बनाए गए, हमें तो लगता था कि यार वहाँ पे औरतें जो हैं सेफ हैं, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो एक मैसेज पे है, एक मैसेज आपने करना है, उस लेडी ने एक मैसेज करना है, उसके बाद पुलिस आके देखेगी। और यहाँ पे उस बंदे को इतने करप्ट किस्म के, दिमागी हालत जिसकी सही नहीं है, दरिंदा है जो, उस बंदे को आपने वहाँ पे तैनात कर दिया है ड्यूटी के लिए, ठीक है।
और फिर वही हुआ। और इसके बाद अगर आप वो पछताते हैं बाद में करने के बाद, जी ड्यूटी पे कोई और बंदा नहीं था, हमें यही बंदा मिला जी, फलां ड्यूटी पे फलां बंदा था, तो यही जगह खाली थी, ये वैकेंसी थी, हमने इस बंदे को उठा के यहाँ पे रख दिया और ये हुआ। ये नेचुरल वे में हुआ, कुदरती हो जाता है। बहुत सारे बयानात दिए जाएंगे उसके ऊपर, लेकिन जिस लड़की की इज्जत लूटी गई है, ठीक है, उसका कैरियर था, उसने आगे आके लाखों लोगों की जान बचानी थी। वो सही कहा है उन्होंने, पायलट और डॉक्टर भले भी किसी शोबे से हो यार, वो स्ट्रगल कर रहा है बंदा, पता नहीं कितनी मेहनत करके वो लड़की वहां तक आई होगी, ठीक है। अभी वो प्रैक्टिस सेशन में थी, पता नहीं कितने ख्वाब होंगे उसके, सारे रोंद के रख दिए उन्होंने। क्या लगता है, 1-2 मिनट लगते हैं मुंह से निकालते हुए कि रेप हो गया, उसकी इज्जत लूट ली गई। वो ब्रूटल सेक्स जो 6-7 जनों ने किया होगा उसके साथ, उस टाइम क्या बीत रही होगी उसके ऊपर कि उसका जिस्म नोचा जा रहा होगा। ये सुनने में जो है ना, एक बार सुनने में रूह कांपती है, गुस्सा आता है मुझे। मैंने पढ़ा है और पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शेयर किया ये पोस्ट, और मुझे दिली खुशी हुई है कि यार बेशक इंडिया में हुआ है लेकिन उन्होंने कंडेम किया इस चीज़ को। वो सामने आए और ऊपर पोस्ट के ऊपर उन्होंने टाइटल लिखा है कि एहतजाज करो पाकिस्तान में भी इस चीज़ के ऊपर। आपकी माँ बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ यही कुछ हो सकता है, रोको इस चीज़ को, इससे पहले कि दरिंदगी बढ़ जाए। लेकिन लोग वही हैं, वो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, उन्हें बस वो फेस नज़र आता है, ये फेस नज़र नहीं आता। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं और होती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं, जब तक ऊपर हुकूमत पे बैठे लोगों का भरोसा है, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। नहीं, बहरहाल मोदी जी ने जो है वहाँ पे बात की है, ये अच्छा लगा है, उस नहीं, मुद्दे पे बात की उन्होंने है। की है, मैं इसमें कंडेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत में अभी आगे जो एक्शन लेने हैं वो वो असल में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना। वो अब अगर एक्शन लेते हैं मोदी सर, अगर वो प्रॉपर टीम लेंगे, क्रिएट अरे करते हैं और लेंगे। एक्शन लेते हैं और उनको लटकाते हैं, तो यकीन माने। असल मसला यही है ना, वही बात आ जाती है कि स्टेट वो दूसरी बंगाल है, बंगाल में मोदी जी की सरकार नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी की है। अब ये बिल्कुल उनको भी गलत। चाहिए, वो दबा रही हैं। ये तो गलत है भाई, और ये कंडेम होना चाहिए, इसके ऊपर अमल दरामद। और मैं चाहता हूँ कि कमेटी बने और उसके ऊपर पूरी सर्च और इन लोगों को लटकाया जाए, और खुशी होगी मुझे, तभी तभी सुकून होगा। लेकिन वो जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन आने वाली जो कम नस्ल से है, कम इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा और लोगों को पता होगा कि जुल्म ज्यादती नहीं करनी। वो दरिंदे जो हैं रुकेंगे कहीं ना कहीं, एक हदबंदी लग जाएगी। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस डर से, हो सकता है कुछ लोग डर जाएं आप इस चीज़ के, यार अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वहां पे क्या कर रही थी वो डॉक्टर। ये मेंटेलिटी है ना लोगों में। मैं कसम से, जो बंदा ऐसी बात करता है ना, दिल करता है गालियां दूं उसको। वो नौकरी कर रही है, वो ट्रेनिंग कर रही है अपनी, तुम लोग ऐसे ही वो वहां पे क्या कर रही थी। जवाब तो बड़े हैं लेकिन रहने दे। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि, हम चाहते हैं सीरियसली यार इसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जाए और इंसाफ दिलाया जाए उस लड़की को। और आने वाले जो लोग हैं इस शोबे में या किसी भी शोबे में, वो घबराएं नहीं, वो अपने आज़ादाना अपनी ड्यूटी करें और अपना फ़र्ज़ निभाएं, ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके और पुरसकूनियत हो, और इन दरिंदों को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में, प्लीज़ अपनी राय देना मत भूलिएगा। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।